रेप के बाद जिंदगी की ये 5वीं कहानी की है। नाम हमने बदला हुआ है, जैसा कि हम पहले ही आपको बताते रहे। एक राज्य की राजधानी के एक एनजीओ में रहती हैं। वहां रहते हुए उन्हें 1 साल हो गए। उनके लिए एनजीओ के लोग अनजान हैं। वो वहां नहीं रहना चाहती, लेकिन वापस अपने घर भी नहीं जाना चाहती। कहती हैं कि जब मैं 3 से 4 साल की थी तब अम्मी अब्बू ने मुझे गोद लिया था। मेरे सगे भाई बहन भी हैं, लेकिन उन्हें नहीं मालूम है कि मैं उनकी बहन हूं। अब वो मेरे रिश्तेदार लगते हैं। जब मैं 5 साल की थी तब से अब्बू मेरे साथ गलत काम करते थे, लेकिन मैं उस वक्त बहुत छोटी थी, इसलिए मुझे इन चीज़ों के बारे में ज़्यादा मालूम नहीं था। मुझे लगता था कि बाप शायद इसी तरह से अपने बेटी से प्यार करता है। जब मैं 9 साल की थी तब मुझे थोड़ी थोड़ी ये बात समझ में आने लग गई थी। जब मेरे पीरियड शुरू हुए तो मुझे अब्बू का टच करना थोड़ा अजीब सा लगने लगा था। मैं 14 साल की थी तब मुझे इसके बारे में यकीन हो गया था कि ये ठीक नहीं है, ये गलत है। मैंने अब्बू को मना किया, धमकी दी, लेकिन उन्होंने मेरी बात हल्के में ले ली। इन सब के बारे में जब मैंने अपनी अम्मी को बताया तो उन्होंने उल्टा मुझे ही चुप रहने के लिए बोल दिया। बोली कि इन सब से हमारे घर की इज्जत खराब हो जाएगी। बचपन से ही मेरी अम्मी ने मुझे बहुत अच्छे से रखा था, लेकिन जब मैंने अब्बू के बारे में उनको बताया तब से उनका व्यवहार बदल गया। मैंने बाहर जाकर अपनी बात रिश्तेदारों के बीच में रखी तो वो लोग भी आए और उन्होंने अम्मी से ही बता दिया। उस दिन अम्मी ने मुझे बहुत मारा, गालियां दी, मुझे उल्टा सीधा बोलने लगी। यहां तक बोली कि अगर मैं उनकी सगी बेटी होती तो उनके घर का इज्जत का ख्याल रखती। मुझे ताने देती थी। मुझसे उनकी ये बातें बर्दाश्त नहीं होती थी, इसलिए मैंने सोच लिया था कि अब मैं घर से चली जाऊंगी। एक दिन शाम के समय मैं अपने घर से भाग गई। मैं वहां से किसके यहाँ जाती, रिश्तेदारों के यहाँ जाने की सोची, लेकिन मेरे दिमाग में आया कि शायद वो मुझे फिर से इसी घर में पहुंचा देंगे। तब मैं भागते भागते जहां पहुंची वहां पर कुछ पुलिस वाले थे। उन लोगों को जब मैंने अपनी पूरी बात बताई तो उन लोगों ने मुझे एक एनजीओ में भेज दिया। मैं यहाँ बड़ी मुश्किल से रहती हूँ, मुझे यहाँ बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। मैं कभी घर से बाहर रही नहीं हूँ, लेकिन मैं घर में वापस भी नहीं जाना चाहती। वो सब चीजें अब मैं स्वीकार नहीं करना चाहती। मैं सिर्फ अपनी बहन के पास जाना चाहती हूँ। मेरे घर वालों को किसी को नहीं मालूम है कि मैं कहाँ हूँ, न मुझे उनकी कोई खैरियत का पता है। लेकिन अगर अम्मी मेरा साथ देती तो आज मैं अपने घर पे होती। रेप के बाद जिंदगी सीरीज में आपने 5 अलग अलग पीड़िताओं की कहानियां सुनी, परिवार की कहानी पढ़ी। इन सभी घटनाओं में एक बात कॉमन है, सभी को अभी तक न्याय का इंतजार है। साल 2012 के निर्भया रेप केस के बाद क्रिमिनल लॉ अमेंडमेंट एक्ट 2013 जारी हुआ था। लगा था कि अब देश में रेप केस कम हो जाएंगे, पर इसका कोई असर फिलहाल दिखाई नहीं देते नजर आ रहा। हर दिन होने वाले रेप की केस की संख्या 86 हो गई है औसत तौर पर। हमारी कहानी से जुड़ी पीड़ित लड़कियां खुद को घर से दूर किसी एनजीओ में रखने पे मजबूर हैं। रेप करने वाले कॉलर उठाकर गली गली मोहल्ले में घूम रहे हैं। रेप सीरीज की आखिरी स्टोरी में हम लखनऊ के जानकीपुरम में नई आशा एनजीओ के बारे में भी बताना चाहेंगे। नई आशा एनजीओ में 55 लड़कियां रहती हैं जो किसी न किसी वजह से अपने घर से दूर हैं। सब नाबालिग हैं और गरीब घर की लड़कियां हैं। किसी को कोर्ट की तरफ से तो किसी को पुलिस ने एनजीओ में पहुंचाया है। यहाँ उन्हें खाना, रहना, पढ़ाई लिखाई सबका मौका दिया जाता है। एनजीओ में लड़कियों की सुबह क्लासेस लगती हैं। वहाँ पर वो पढ़ती लिखती हैं, साथ में सिलाई सीखती हैं, पेंटिंग बनाना सीखती हैं, गाना गाना भी सीखती हैं और कंप्यूटर चलाना भी सीखती हैं। वहाँ की लड़कियों ने कहा कि इस काम से उनके अंदर एक आत्मविश्वास बढ़ता है कि उनके अंदर भी कोई हुनर है। इसकी वजह से वो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ने का हौसला बरकरार रखती हैं। घर वालों की याद तो आती है, लड़कियां कहती भी हैं कि उन्हें अपने घर परिवार की बहुत याद आती है, लेकिन वो फिलहाल वहां नहीं जा सकती, एनजीओ में रहने पे मजबूर है। वो वहां रहकर ही मन मुताबिक घर वालों से बातचीत या मिल भी नहीं सकती हैं। कभी कभी उन्हें उन 4 दीवारियों में रहकर डिप्रेशन का शिकार भी होना पड़ता है, लेकिन धीरे धीरे उन लड़कियों ने अपनी जिंदगी की उसी माहौल में ढालना शुरू कर दिया है। उम्मीद आज भी है कि आने वाले दिनों में रेप के मामलों के आंकड़े थमेंगे, पीड़ितों की संख्या कम होगी, लेकिन कब, इंतजार हम सबको रहेगा।